नमस्कार, जोहार। झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। झारखंड में बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर 19 फरवरी से जन सुनवाई शुरू। झारखंड में बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर अब आम लोगों की राय ली जाएगी। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसके लिए उच्च राज्य के अलग अलग प्रमंडलों में जन सुनवाई की तारीखें तय कर दी है। आयोग ने कहा कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के उपभोक्ता, सामाजिक संगठन और उद्योग प्रतिनिधि अपनी आपत्ति और सुझाव सीधे सुनवाई में रख सकते हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर नई बिजली दर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। संशोधित टैरिफ 31 मार्च तक घोषित करने की योजना है। बिजली कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 15,584 करोड़ रुपए की राजस्व आवश्यकता बताते हुए बिजली दरों में करीब 59% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। 19 फरवरी को चाईबासा के पिल्लई हॉल में दोपहर 3 बजे पहली सुनवाई होगी। 21 फरवरी को डाल्टनगंज टाउन हॉल में शाम 3:30 बजे सुनवाई होगी। 26 फरवरी को दुमका के कृषि पार्क करहल बिल में सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम तय है। 27 फरवरी को धनबाद के कोयला नगर स्थित BCCL कम्युनिटी हॉल में दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। 28 फरवरी को रांची के करमटोली चौक स्थित IMA हॉल में अंतिम जन सुनवाई होगी। आयोग ने अन्य कंपनियों के टैरिफ प्रस्ताव पर भी अलग अलग तारीखों में सुनवाई तय की है। इनमें टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, इनलैंड पावर लिमिटेड और झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड शामिल है। इसके अलावा दामोदर वैली कॉरपोरेशन के टैरिफ प्रस्ताव पर 24 फरवरी को हजारीबाग और 25 फरवरी को मैथन में सुनवाई की जाएगी। आयोग ने कहा कि बिजली दर बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले से पहले जनता की राय लेना जरूरी है, ताकि उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखकर अंतिम निर्णय लिया जा सके। झारखंड में नीट की तैयारी कर रहे युवक ने फंदे से लटक कर दी जान। परिवार का इकलौता बेटा था। साहिबगंज जिले में एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। बताया जा रहा है कि युवक साइंस से ग्रेजुएशन करने के बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रहा था। मृतक की पहचान राधानगर थाना क्षेत्र के उधवा पंचायत स्थित जंगलपाड़ा गांव निवासी 25 वर्षीय चिन्मय सिंह के रूप में हुई। वो अपने परिवार का इकलौता बेटा था। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों के अनुसार चिन्मय शनिवार दोपहर घर से निकला था, लेकिन वो देर शाम वापस नहीं लौटा। चिंता होने पर परिवार ने उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान ग्रामीणों से सूचना मिली कि गंगा नदी किनारे आम के बगीचे के पास स्थित व्यायामशाला में फंदे से लटका हुआ है। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे नीचे उतारा। घटना की जानकारी मिलने पर राधानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि चिन्मय पढ़ाई में काफी होनहार था। उसने BSc की पढ़ाई पूरी करने के बाद D.Pharma डिप्लोमा किया था और फिलहाल नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके इस कदम से परिवार और गांव के लोग स्तब्ध है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन कर रही है। अगर किसी को मानसिक तनाव या परेशानी महसूस हो रही है तो परिवार, मित्र या विशेषज्ञों से बात करना मददगार हो सकता है। समय पर सहारा मिलना बहुत जरूरी होता है। गोड्डा में पान दुकानदार की हत्या का खुलासा। पत्नी और भाई निकले साजिश करता। गोड्डा जिले के महागमा थाना क्षेत्र में हुए पान दुकानदार अमित कुमार मोदी की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्या की साजिश मृतक की पत्नी और छोटे भाई ने मिलकर रची थी। यह घटना महागमा थाना क्षेत्र के मांगन पिपरा गांव की है, जहां 27 जनवरी की रात अमित कुमार मोदी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामले की जाँच कर रही महागमा थाना पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी सोनी देवी और छोटे भाई रोहित मोदी के बीच पिछले 5-6 वर्षों से अवैध संबंध चल रहा था। अमित मोदी इस रिश्ते में बाधा बन रहे थे, इसलिए दोनों ने उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाई। साजिश के तहत रोहित मोदी ने गांव के मोहम्मद शाहीन आलम को 1 लाख रुपए की हत्या की सुपारी दी। वही विजेंद्र पासवान उर्फ विदो को 25,000 रुपए देकर इस वारदात में शामिल किया गया। घटना से 1 सप्ताह पहले बेदनीचक हाट से हत्या में इस्तेमाल करने के लिए गड़ासा खरीदा था। 27 जनवरी की रात आरोपियों ने अमित मोदी को शराबे पिलाने के बहाने घर में बुलाया और सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को कब्रिस्तान के पास फेंक दिया गया ताकि मामला छिपाया जा सके। पुलिस ने बताया कि सबूत मिटाने के लिए पत्नी ने मृतक का मोबाइल छिपाकर गंगा नदी में फेंक दिया था।
गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल गड़ासा, खून लगी मिट्टी, मोबाइल फोन और शराब की बोतल बरामद की गई। इस मामले का मुख्य आरोपी रोहित मोदी फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द ही गिरफ्तारी का दावा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT टीम बनाकर जाँच की गयी, जिसके बाद पूरे हत्याकांड का खुलासा हो सका। दहेज के लिए बहू की हत्या का आरोप। 11 महीने पहले हुई थी शादी, जंगल से मिले अवशेष, ससुराल वाले फरार। पलामू जिले में दहेज उत्पीड़न को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह 22 वर्षीय विवाहिता की कथित तौर पर हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया गया। महिला मूल रूप से सोनभद्र की रहने वाली थी। पुलिस के अनुसार महिला की शादी करीब 11 महीने पहले हुई थी। मृतका के पिता ने शिकायत दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि शादी के बाद से उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। उनका कहना है कि 13 फरवरी को उनकी हत्या कर दी गई और पहचान छिपाने के लिए शव को जला दिया गया। विश्रामपुर के SDPO आलोक कुमार ने बताया कि गांव के पास स्थित जंगल से महिला की हड्डियां और अन्य अवशेष बरामद किए गए हैं। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद से ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले महीने गिरिडीह जिले से भी दहेज हत्या का ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां विवाहिता की हत्या कर शव को जलाने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने कहा कि मामले के हर पहलू की जाँच की जा रही है और दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। झारखंड में जिन महिलाओं को नहीं मिल रहा पैसा, उनके लिए बड़ा अपडेट। महिला एवं बाल विकास विभाग के नए सचिव उमा शंकर सिंह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा में सामने आया कि राज्य में बड़ी संख्या में आवेदन अब भी लंबित है, जिसकी वजह से कई महिलाओं को योजना की राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार के अनुसार झारखंड में कुल 7,72,446 आवेदन पोर्टल पर लंबित है। सबसे अधिक लंबित आवेदन रांची, धनबाद और पलामू जिले से है। इन जिलों में हजारों लाभुकों का सत्यापन और सुधार कार्य बाकी है, जिसकी वजह से भुगतान अटका हुआ है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुल 3,05,892 लाभुकों के डेटा की जांच की जा रही है। इनमें सबसे अधिक OBC वर्ग की 1,34,949 महिलाएं हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति 89,522, सामान्य वर्ग 45,271, ST वर्ग 36,150 महिलाओं की डेटा की जांच की जा रही है। सरकार ने निर्देश दिया है कि रिकॉर्ड में सुधार कर योग्य लाभुकों को जल्द भुगतान किया जाए। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राशि रुकने की वजह तकनीकी और दस्तावेजी गड़बड़ियां, जैसे 5,438 मामलों में आधार अमान्य है, 66,021 मामलों में आधार डुप्लीकेट है, 15,004 मामलों में बैंक खाते में त्रुटि है। कई आवेदनों में डाटा मिलान और सत्यापन अधूरा है। इसके अलावा कुछ जिलों में बिल प्रोसेसिंग भी लंबित है, जिससे भुगतान जारी नहीं हो पाया है। सचिव ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि लाभुकों के दस्तावेज तुरंत सुधारे, आधार बैंक मिलान ठीक करें, लंबित आवेदनों का सत्यापन तेजी से पूरा करें, महिलाओं को जल्द सम्मान राशि जारी करें। मतलब साफ है कि जिन महिलाओं का पैसा रोका हुआ है, उसका भुगतान बंद नहीं हुआ है। डेटा सुधार के बाद राशि देने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। झारखंड में 2026 से पहले कई नई भर्तियां, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का बड़ा मौका। झारखंड में नए वित्तीय वर्ष 2026 से पहले अलग अलग संस्थाओं और संगठनों ने विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन भर्तियों का उद्देश्य गांव में स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों को मजबूत करना है। खास बात यह है कि कई पदों पर लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी, बल्कि उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। इसी क्रम में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने राज्य में हेल्थ फैसिलिटेटर के पद के लिए आवेदन मांगे हैं। चयनित उम्मीदवारों को ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, समुदाय के साथ काम करना और योजनाओं को जमीन पर लागू करना होगा। इस पद के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री तथा समुदाय कार्य का अनुभव होना जरूरी बताया गया है। उम्मीदवार को हिंदी, अंग्रेजी के साथ स्थानीय भाषा का भी ज्ञान होना भी आवश्यक है। वही राइज अगेंस्ट हंगर इंडिया ने ग्राम साथी सहित कई पदों पर भर्ती निकाली है। इस भूमिका में चयन व्यक्ति को कुछ गाँव की जिम्मेदारी दी जाएगी, जहाँ चल रही विकास योजनाओं को लागू करना और लोगों से समन्वय करना होगा। इस पद पर लगभग 15,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा संस्था ने न्यूट्रिशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और अन्य तकनीकी पदों के लिए अलग अलग स्थानों पर अवसर उपलब्ध कराए हैं। इसी तरह चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट ने झारखंड के कुछ जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को जिला स्तर पर परियोजनाओं का संचालन, मॉनिटरिंग और टीम समन्वय का काम करना होगा। इसके लिए ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के साथ 5 या 7 वर्ष का अनुभव मांगा गया है और वेतन में लगभग 45,000 रुपये प्रति माह बताया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 रखी गई है।
इन सभी भर्तियों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को बेहतर बनाना है। योग्य उम्मीदवारों के लिए यह बिना प्रतियोगी परीक्षा के सामाजिक क्षेत्रों में काम करने का अच्छा अवसर माना जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है ताकि वे इस अवसर का लाभ उठा सके। ई कल्याण स्कॉलरशिप आवेदन प्रक्रिया में बदलाव, अब लगेंगे नए दस्तावेज। ई कल्याण स्कॉलरशिप से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया में हाल में ही बदलाव किया गया है। वेबसाइट अपडेट होने के बाद अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तरीका भी बदल गया है और पहले के मुकाबले कुछ नए दस्तावेज जोड़ दिए गए हैं। पहले जहां केवल 5 दस्तावेज मांगे जाते थे, वही छात्रों को अब आवेदन करते समय अधिक कागज तैयार रखने होंगे। सबसे जरूरी बात, सभी दस्तावेज छात्रों के नाम से ही बनेंगे। कई जगह कॉलेज की ओर से पिता या अभिभावक का इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, लेकिन आवेदन में छात्र का अपना आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ये आय प्रमाण पत्र हाल का बना होना चाहिए क्योंकि इसकी वैधता केवल 6 महीने तक रहती है। इसके साथ ही छात्रों को अपने नाम का निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जो ब्लॉक या जिला स्तर से बनता है। आवेदन में पिछले साल की पढ़ाई का मार्कशीट भी देना अनिवार्य है, यानी छात्र जिस कक्षा में पढ़ रहा है उससे 1 साल पहले वाली कक्षा का रिजल्ट अपलोड करना होगा। इसके अलावा कॉलेज से मिलने वाले बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी जरूरी है। ये सर्टिफिकेट कॉलेज द्वारा जारी किया जाता है। इसमें छात्र की पढ़ाई, क्लास और फीस से जुड़ी जानकारी दर्ज रहती है। नए बदलाव के बाद अब फीस रसीद भी अपलोड करनी होगी। जब छात्र एडमिशन या अन्य भुगतान करता है तो कॉलेज से जो रसीद मिलती है वह फीस रसीद कहलाती है। अगर किसी छात्र ने अलग अलग किस्तों में फीस जमा की है तो सभी रसीदों का एक स्कैन करके एक ही PDF बनाकर अपलोड करना होगा। इन सब के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आवेदन में लगाना अनिवार्य है। सभी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करने पर ही आवेदन का सत्यापन पूरा होगा। इसीलिए छात्र आवेदन से पहले सभी कागज तैयार रखें ताकि फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की परेशानी न हो। चलते जामताड़ा के शहरी इलाकों में 21 से 24 फरवरी तक ड्राई डे घोषित। जामताड़ा जिले में निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने जामताड़ा के दोनों नगरीय क्षेत्रों में 21 से 24 फरवरी तक ड्राई डे घोषित कर दिया है। इस दौरान किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री, वितरण या भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ये आदेश उपायुक्त रवि आनंद द्वारा जारी किया गया है। आदेश के अनुसार 21 फरवरी शाम 5 बजे से 24 फरवरी सुबह 7 बजे तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। चुनाव के मद्देनजर यह कदम स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। ड्राई डे का लागू क्षेत्र में ही जाम नगर परिषद और जामताड़ा नगर पंचायत में रहेगा, जहां 23 फरवरी को मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 576 के तहत यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में सभी खुदरा शराब की दुकानें, बार, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और गोदाम बंद रहेंगे। किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर शराब की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी। बिना लाइसेंस के शराब रखने या बेचने पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिला प्रशासन ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर झारखंड उत्पाद अधिनियम की धारा 26 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के दौरान कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी भी बढ़ा दी गई है। ये थी आज के झारखंड की मुख्य बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।